चलिए अर्थशास्त्र में अध्याय 17 को देखेंगे। सुधारों का दौर के बारे में हम आपको बता रहे थे। सन 1990 के दशक में औद्योगिक नीति में कुछ परिवर्तन किया गया, क्योंकि बहुत सारे उद्योग घाटे में चल रहे थे। उसको पुनः रास्ते पे लाने के लिए समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया गया। इससे नए उद्योग की स्थापना को बढ़ावा मिला। साथ ही कुछ वस्तुओं के आयात निर्यात में छूट दी गई। विदेशों से सामान मंगाने में या सामान भेजने में छूट दी गई। उद्योग नीति औद्योगिक नीति में बदलाव अन्य देशों के निजी उद्योगों को भारत में आने का प्रोत्साहन मिला। मतलब जो अन्य देशों के निजी उद्योग थे वे भी भारत में आकर उद्योग लगा सकते थे, उन्हें बढ़ावा मिला। लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे देखिएगा क्या होता है। और बड़े उद्योग को कुछ सुरक्षित क्षेत्रों के लिए अनुमति दी गई। उद्योगों के लिए कुछ से क्षेत्र सुरक्षित कर दिया गया जिस पर उद्योग लगाने की अनुमति दी गई। घाटे में चल रहे सरकारी कारखानों को सुधारने के लिए निजी लोगों को आमंत्रित किया गया। सरकारी जो कारखाने थे वो घाटे में चल रहे थे, इसलिए सरकार ने क्या किया, कुछ क्षेत्रों में निजी लोगों को मतलब प्राइवेट लोगों को उसे सुधारने के लिए आमंत्रित किया गया। प्रतिस्पर्धा बढ़ाई गई। प्रतियोगिता मतलब एक दूसरे से अच्छा कार्य करके दिखाने के लिए प्रतियोगिता जैसी प्रतिस्पर्धा को अपनाया गया। साथ ही सरकारी उद्योग को परिवर्तन के लिए भी प्रोत्साहित किया गया, जिसमें उत्पादन की वृद्धि हो सके। सरकार देख रही थी कि कहाँ पर सरकारी उद्योगों को नुकसान हो रहा है, उसे किस प्रकार से रास्ते पे लाया जा सके ताकि उत्पादन में वृद्धि हो सके। उदारवादी तरीके से उद्योग मतलब नरम नियमों को लचीला करके तरीके से उद्योग, कल कारखाने, सूचना एवं संचार क्षेत्रों में निजी और विदेशी निवेश को आमंत्रित किया गया। विदेशी निवेश को मतलब दूसरे देश के लोग यहाँ पर आकर कुछ धन लगाएं और इस प्रकार से उद्योगों को बढ़ाएं और कुछ फायदा अपना भी लें और हमारे देश के लोगों को भी वहाँ पर रोजगार देने का प्रावधान रखें। इस प्रकार से इससे नए उद्यमों की स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ। नए उद्योग कारखाने लगाने का कार्य शुरू हुआ। ठीक है, अब देखिएगा आगे उद्योग में रोजगार। यहाँ पर देखिएगा चित्र में दिखा रहा है मोटर गाड़ी का कारखाना, जहाँ पर बड़ी बड़ी कारें सुव्यवस्थित रूप से बनाई जाती हैं। ये क्या है, नए उद्योग की शुरुआती दौर था, जिस उद्योग में रोजगार के अवसर लोगों को मिल सकते थे। उद्योगों में अत्यधिक मशीनीकरण के कारण कम श्रमिकों को रोजगार के अवसर मिले। ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का उपयोग किया गया, जिसमें लोगों को जो कार्य करने वाले श्रमिक हैं उनको रोजगार के अवसर कम मिल रहे थे। उदाहरण के लिए एक बड़े स्टील कारखाने में सन 1991 से 2005 तक उत्पादन तो 5 गुना बढ़ा, पर कर्मचारियों की संख्या आधी हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर व्यक्ति से काम लिया जाता था वहाँ धीरे धीरे मशीनों से काम लिया जाने लगा। तो उत्पादन तो 5 गुना बढ़ा, लेकिन वहाँ काम करने वाले श्रमिकों की संख्या आधी हो गई। और सन 1991 में उत्पादन 10 लाख टन था। 1991 में उत्पादन 10 लाख टन था एवं श्रमिक 85,000 कार्य करने वाले लगे हुए थे। कितने? 85,000। उत्पादन कितना हुआ? 10 लाख टन। लेकिन वहाँ पर जब 1991 में 85,000 श्रमिक थे, जबकि 2005 में यही उत्पादन बढ़कर
50 लाख टन हो गया, मतलब 5 गुना बढ़ गया। लेकिन कर्मचारियों की संख्या 44,000 कर दी गई। जहां पर संख्या 85,000 की थी वह घटकर कितनी हो गई? 44,000 हो गई। कई काम ठेका मजदूरी पर दे दिए गए। ठेका मजदूरी पर मतलब एक निश्चित अवधि पर आपको यह काम करके देंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, वो होती है ठेका मजदूरी पर दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पर यह बता रहा है कि 1991 में उत्पादन तो 5 गुना बढ़ा, लेकिन मजदूरों की संख्या, श्रमिकों की संख्या वो 85,000 से घटकर 44,000 हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पर मशीनों से ज्यादा काम लिया जाने लगा। इस प्रकार उद्योगों में रोजगार की आशा के अनुसार वृद्धि नहीं हुई, जबकि उत्पादन बढ़ गया। रोजगार कम हो गया लेकिन उत्पादन बढ़ा। ठीक है, तो उद्योगों में रोजगार का इस प्रकार से परिवर्तन आता गया। उद्योग के उप क्षेत्र, ठीक है, उद्योग के उप क्षेत्र क्या क्या है देखिएगा। उत्पादन एवं रोजगार दोनों को बढ़ावा कैसे मिल सकता है? उत्पादन भी बढ़े और रोजगार भी लोगों का बना रहे, उससे कैसे सुव्यवस्थित रखा जा सकता है, इसके लिए हमें उद्योग के उप क्षेत्रों को समझना होगा। उद्योगों के उप क्षेत्र कौन कौन से हैं? ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। उद्योगों के अंतर्गत विनिर्माण मतलब वस्तुओं को बनाना, पुनः वस्तुओं को तैयार करना। ठीक है, बिजली, गैस, जल आपूर्ति, खनन, निर्माण उद्योग में आता है। ठीक है, जैसे बिजली बनाना, गैस बनाना, जल की आपूर्ति करना, खनन, निर्माण उद्योग कहलाता है। विनिर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से कच्चे माल को नए उत्पाद में बदला जा सकता है या बदला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? विनिर्माण जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से कच्चे माल को नए उत्पाद में बदला जाता है। विनिर्माण उद्योग क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण उप क्षेत्र है। ठीक है, वर्ष 2009-10 में इस उप क्षेत्र की हिस्सेदारी जीडीपी में 16% है और यह लगभग 5 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। ठीक है, विनिर्माण की जो प्रक्रिया है वह लोगों को अधिक से अधिक रोजगार देने का अवसर प्रदान करता है, यह उप क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्या बोल रही है हमारी पुस्तक। विनिर्माण एक संतुलित अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है, जो विकसित देशों के विकास का एक अहम कारण रहा है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो हर विकसित देश ने विनिर्माण की वृद्धि को बहुत महत्व दिया है। इसके कारण अन्य क्षेत्रों में भी मांग बढ़ जाती है। विनिर्माण से प्राप्त उत्पाद ने हमारे जीवन को कई प्रकार से सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की है। उपयोगी उत्पाद बनाने के लिए एक उचित तकनीक खोजना और उसे सभी के लिए सुलभ कराना इसका मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, विनिर्माण मतलब किसी भी पदार्थ का भौतिक एवं रासायनिक वैज्ञानिक उपयोग से उसे नए उत्पाद के रूप में उपयोगी बनाना। ये किसका आधार है? उद्योग के उप क्षेत्र का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला पृष्ठ क्या बोलता है। यहाँ पर इस्पात का उत्पादन दिया गया है। ठीक है, इस्पात मतलब लोहे का उत्पादन यहाँ पर दिया गया है। एक तरफ उत्पाद लाख टन में 10 टन
10 लाख टन, 20 लाख टन, 30 लाख टन करते करते 80 लाख टन तक इसमें दर्शा रहा है। और नीचे में क्या दिखा रहा है, कौन से वर्ष में, तो यहाँ पर देखिएगा 2007-8, फिर 8-9, फिर 9-10, फिर 10-11, फिर 11-12। ठीक है, तो किस प्रकार से उत्पादन में वृद्धि हुई है यह आरेख हमको दर्शा रहा है। और ये नीले कलर का जो आपको मार्क दिख रहा है वो लोहे का इस्पात का उत्पादन दिखा रहा है। ठीक है, तो देखिएगा 2007-8 में लोहे का इस्पात का उत्पादन जो है वो लगभग 52 लाख टन का था सन 2007-8 में। और यह बढ़ते बढ़ते 2008 में कितना हो गया, लगभग 58, और 2009-10 में हो गया लगभग 63 लाख टन, और फिर 9-10-11 में ये बढ़कर हो गया 70 लाख टन। और यह धीरे धीरे बढ़ते हुए 2011-12 में कितना दिखा रहा है, लगभग 72 लाख टन की वृद्धि हुई है। तो इस दंडारेख को देखने से पता चल रहा है कि लोहे का कारखाना या लोहे का उत्पादन किस प्रकार से तेजी से बढ़ता गया, हर वर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या देखा, उद्योग में रोजगार, मशीनों के माध्यम से उत्पादन बढ़ा लेकिन श्रमिकों की संख्या घट गई। अब देखिएगा खाद्य प्रसंस्करण। ठीक है, इसके बारे में हम आपको अगले दिन बताएंगे। आप इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िएगा, आगे के कुछ पेज को भी पढ़िएगा। ठीक है, तो हम अगले दिन आपसे पुनः इसी पैराग्राफ से पढ़ाई शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।